सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। 2 दिनों में अखिलेश यादव के परिवार के उनकी फैमिली के 2 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। आज मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव के एक समधी और समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव ने जब परिवार नहीं संभाला तो राज्य वो क्या संभाल पाएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो बीजेपी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का परिवारवाद जो है वो खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपर्णा यादव, प्रमोद गुप्ता, हरिओम यादव के जाने से समाजवादी पार्टी में परिवारवाद खत्म हो जाएगा? क्या अभी भी समाजवादी पार्टी पर एक परिवार का नियंत्रण बहुत ज्यादा नहीं है? सवाल यह भी कि अखिलेश के परिवार में तोड़फोड़ से बीजेपी को क्या मिलेगा? सवाल यह भी कि कुछ दिन पहले तक जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की वजह से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य पर सवाल उठा रहे थे, वो अपर्णा यादव के बारे में अब क्या कहेंगे, जिनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में है और वो इकलौती हैं जो यहाँ बीजेपी में है। आज के हुंकार इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मैं परिवार से कोई विमुख नहीं हूँ, मेरे साथ सभी बड़ों का आशीर्वाद है। ये आइडियोलॉजी का एक डिफरेंस है। वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी। ये परिवारवादी वंशवादी लोग यही करते थे। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो परिक्रमा मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं। 2 दिनों में समाजवादी पार्टी को 2 झटके लगे हैं। मुलायम सिंह यादव के 2 रिश्तेदारों ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवाद को ठुकराते हुए राष्ट्रवाद को अपनाने का फैसला लिया और आज मुलायम सिंह यादव के साढ़ू और पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रमोद गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव को कैद करके रखा गया है। गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं, उनको तरजीह दी जा रही है। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो परिक्रमा मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं। 22 तारीख को जन्मदिन पर किस तरह उनका माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया कायदे से। रिश्तेदारों के पार्टी से निकलने को अखिलेश यादव तरजीह नहीं दे रहे हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनका परिवारवाद खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। अखिलेश भले ही परिवारवाद खत्म होने का दावा करें, लेकिन बीजेपी अभी भी उन पर परिवार का आरोप लगा रही है। वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। ये परिवारवादी वंशवादी लोग यही करते थे। हालांकि सच्चाई ये है कि बीजेपी में भी नेताओं के परिवार को लेकर तनाव है। बीजेपी नेता भी अपने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी तो बेटे को टिकट दिलाने के लिए संसद सदस्यता से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। राजीव राय साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत जी
हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। अरुण प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। अरुण राजभर महासचिव हैं और प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, और पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय निषाद साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष है। संजय जी, आपका भी बेहद स्वागत है। आप सभी से बारी बारी पहले मैं इस परिवारवाद पर अपना ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी और उसके बाद हम डिबेट ओपन करेंगे। सुधांशु जी, आपने अखिलेश यादव को सुना, वो ये कह रहे हैं कि आपने यानी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को खत्म कर दिया, आपने उस पार्टी को मुक्त कर दिया है परिवारवाद से। देखिए, समाजवादी पार्टी के अगर आप फितरत को देखें तो विगत 2-3 दशकों में यहां सब कुछ नजर आएगा। यहां अपराधवाद नजर आएगा, यहां भ्रष्टाचार आपको मिलेगा, यहां पर जातिवाद मिलेगा, यहां पे अल्पसंख्यकवाद मिलेगा, यहां भाई भतीजावाद मिलेगा, परिवारवाद मिलेगा, नहीं मिलेगा तो समाजवाद मिलेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, यदि किसी परिवार का कोई व्यक्ति आकर राजनीति में शामिल होना चाहे वो एक अलग विषय है, उसको हम रोक नहीं सकते, परंतु एक परिवार के सारे लोग। अब मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और पंचम तत्व में बैठते थे तो लखनऊ में कहावत प्रचलित थी कि 5 मुख्यमंत्री। 5 कौन? एक अखिलेश यादव जी, एक मुलायम सिंह जी, एक शिवपाल जी, एक प्रोफेसर राम गोपाल जी और 5वें आजम खान। अब बताइए 5 में से 4 क्या थे? तो एक ही परिवार के थे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, मुलायम सिंह जी के परिवार का अच्छा एक व्यक्ति बताया जाए जिसके पास कोई ना कोई पद ना रहा, इसे कहते हैं परिवारवाद, यानी कि सारी की सारी राजनीति का नेतृत्व। और अंत में एक बात कह दूं, अंतर क्या रहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आज नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई पूछे 2030 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। 2010 में गडकरी जी अध्यक्ष थे, उससे पहले सन 2000 में जेना कृष्णमूर्ति जी थे, बीच में राजनाथ जी थे और अमित शाह जी थे। परंतु यदि सपा में पूछा जाए 2030 में कौन अध्यक्ष होगा, तय है इसी परिवार का होगा। कांग्रेस में पूछा जाए कौन अध्यक्ष होगा, तय है इसी परिवार का होगा। इसे परिवारवाद है कि आप पार्टी का सारा नेतृत्व विचारधारा का लबादा ओढ़कर अपने व्यक्तिगत परिवार को ही देना चाहे। जैसे रूबिका जी आप एंकरिंग कर रही हैं तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति एबीपी न्यूज में या पत्रकारिता में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, इसको रोक नहीं सकते। परंतु ये तय हो जाए कि जब भी कभी आप भविष्य में एंकरिंग छोड़ेंगी तो आपके ही परिवार के किसी व्यक्ति को एंकरिंग मिलेगी। इन परिवारवादी दलों ने यह कर रखा है, इस कारण से समझ। ठीक है सुधांशु जी, आपके इन सारे सवालों का जवाब जो है वो दोनों प्रवक्ता देना चाहेंगे अपनी अपनी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। 3 लोग निकाले गए हैं या निकले हैं आपकी पार्टी से, चलिए उससे परिवारवाद से कैसे छुट्टी हो जाएगी सर? अभी 4 लोग तो सुधांशु जी ने गिना दिए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, फिर मुलायम सिंह जी के जो भतीजे हैं वो अक्षय यादव, फिर एक और धर्मेंद्र यादव, वो भी भतीजे ही हैं, फिर जो उनके पोते हैं तेज प्रताप यादव, गिनती खत्म नहीं होगी। राजीव जी। रूबिका जी के साथी एक तरफ आरोप लगाते हैं कि बिना किसी मेरिट के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी मेहनत के, परिवार के होने के वजह से पार्टी में और सरकार में उनको पद मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर ऐसे लोगों को पद मिल गया था तो अपर्णा यादव जी को रिसीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के देश दुनिया के तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम नेता लाइन लगाकर खड़े थे, जैसे इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है, अब तो ये सरकार बना लेंगे। परिवारवाद पर आते हैं, इनके किसी भी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा होगा। आप उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, कल्याण सिंह से लेकर राजनाथ सिंह, कर्नाटक का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए, सब जगह इन्होंने परिवारवाद भरा हुआ है। तो इनका परिवारवाद नहीं है। जिस मुद्दे पर बार बार बहस हो चुकी है उसको बार बार लेकर दिखाता है कि कितने हताश और निराश हैं। सरकार ये पूछ रही है कि जो परिवार मर गए कोरोना में उनके परिवारों को राहत क्यों नहीं मिली। जनता ये पूछ रही है कि जिस परिवार के बच्चे पे रोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। किसान ये पूछ रहे हैं कि मेरे परिवार के लड़के कहाँ जाएंगे और हमारी फसल का दाम दुगुना क्यों नहीं मिलेगा। बेटी बहनें बोल रही है कि आपने तो बेटी बचाओ का नारा दिया था और इतने अपराध कैसे बढ़ गए। उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है।
इनके खोखलापन कल जाहिर हो गया। आप पूछिए ना कि अपर्णा यादव अगर हमारे यहाँ बिना प्रतिभा बिना मेहनत के हो जाती है तो इतनी बड़ी आपके लिए तोप थी कि आप उसको रिसीव करने के लिए खड़े हो गए। और बाकी जो 2 नाम ले रही हो पहले के निकाले जा चुके हैं, पार्टी में जब हमारी पहली बार सरकार थी तभी निकाले जा चुके हैं। तो आप उछल कर हम दगे हुए कारतीसों को लेकर आप बिनते रहिए और यहाँ जनता आपको खोज रही है कि जब सरकार आए तो हम अपने परिवार के बारे में पूछे कि हमारे परिवार को बर्बाद करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी क्यों ने लिया है। सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। संजय निषाद जी उनके बगल में बैठे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं कर रहा हूँ। संजय निषाद जी इनके साथ हैं, इनके बेटे सांसद हैं, तो इनके परिवारवाद नजर नहीं ले रहा है, उनको गोद में लिए बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ से जो बिना मेरिट बिना मेहनत के इनके आरोप लगते थे ना, उसको रिसीव करने के लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये कितने खोखले हैं, कितने थोथले हैं, कितने डरे हुए हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। आपके सवाल का जवाब सुधांशु जी सिर्फ 3 लाइन। इन्होंने अपर्णा यादव को पिछली बार टिकट दिया था और मुलायम सिंह जी स्वयं प्रचार करने आए थे, आज वो दगे हुए कारतूस। दूसरा, राजीव राय जी सिर्फ ये बता दें कि इनके प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बता दें जिसको कभी कोई पद या टिकट ना मिला हो। तीसरा, आप ओबीसी की बात करते थे, ये बताइए पिछले 30-32 साल में सबसे ज्यादा 14 साल समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री रहा है, आज तक कोई एक ओबीसी बताइए जिसको आपने कभी इस लायक माना हो कि उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चलिए ओबीसी छोड़ दीजिए, यादवों में कोई आप नहीं ऐसा पैदा कर पाए जो स्थान ले सके, केवल अपना परिवार। इसका जवाब दे दीजिए। कोई यादव कोई अन्य ओबीसी क्यों नहीं आपका मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाया, बताइए। आपके आरएसएस का कोई महिला या कोई ओबीसी आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना? आपने संचालक क्यों नहीं बनाया? आप जवाब देंगे। महिलाओं की बात करते हैं, किसी महिला को बनाया आपने? किसी ओबीसी को बनाया आपने? आप मुद्दों पर आइए ना, महंगाई पर आइए, बेरोजगारी पर आइए, भ्रष्टाचार पर आइए, अपराध पर आइए, विकास पर आइए। क्यों, कब तक, कितने दशकों तक इस बात पर बहस करेंगे सर? कई बार 4 बार आपको नकार चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। इन बातों को 4 बार नकार कर समाजवादी पार्टी की सरकार बना चुकी है। तो जिन मुद्दों को दशकों से जनता नकार रही है, आप उसी मुद्दे पर घिसे पिटे कैसेट की तरह घूमते रहे हैं। जो बुनियादी सवाल है जो आपने घोषणा पत्र में दिया था, भगवान राम का नाम लेते हैं, चलिए ना अयोध्या में खड़ा होकर आप घोषणा पत्र को पढ़ दीजिए, लोगों को बता दीजिए। आप उन मुद्दों पर तो आएंगे नहीं। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, अपराध क्यों बढ़ा? मैं आप दोनों के सामने ये सवाल रख रही हूँ, अगर मुद्दे वाकई इतने भारी है तो फिर परिवार पर ही क्यों भरोसा होता है? फिर उन मुद्दों को सामने रखते हुए चेहरा कोई भी खड़ा कर दीजिए। और इस मामले में तो देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी की और प्रियंका गांधी की तारीफ करूंगी कि उन्होंने चेहरा नहीं देखा है, उन्होंने मुद्दा इस बार अपना पक्का कर दिया है और उसके बाद जो चेहरा दिख रहा है उसे वहां सामने खड़ा कर दे रहे हैं। लेकिन फिर परिवारवाद तो सबसे सेंटर में है ही। क्यों सुरेंद्र राजपूत जी, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते हम? रूबिका जी, हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम परिवारवादी हैं। हमारा परिवार है, हमारा शहीदों का परिवार है और हमारे इन शहीदों के परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और सच बात यह, जिन्होंने उंगली का नाखून तक नहीं कटाया आज की डेट में, वो उस परिवार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। उठाएं, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के पास भी परिवार है वो सब परिवारवादी हैं। जिन नेताओं का परिवार नहीं है तो वो बेटी बढ़ाओ को और बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ की बात करने लगते हैं। तो होना परिवार चाहिए सबके पास, और सब लोगों के पास ऐसा होना चाहिए कि सब लोगों के पास बेटियां होनी चाहिए, सबके पास परिवार होनी चाहिए और सबके परिवारों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कौन सा अपना वो चुनते हैं। अगर वो राजनीति में आते हैं, समाज सेवा में आते हैं, तो उसमें बुरा क्या है? आप हमें बताइए, मोतीलाल नेहरू ने देश की सेवा नहीं की, जवाहरलाल नेहरू ने देश की सेवा नहीं की, इंदिरा जी ने देश की सेवा नहीं की, राजीव जी ने नहीं की। यार, संजय गांधी, मेनका गांधी और वरुण गांधी को ये परिवारवादी नहीं मानते हैं क्या? सच बात यह है, राजनाथ सिंह को परिवारवादी नहीं मानते हैं क्या? मूल रूप से जो अभी राजीव ने कही बात कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये और इनके साथी लोग आज की डेट में उत्तर प्रदेश में हताश और निराश हो गए हैं। और जब ये हताश और निराश हो गए हैं तो बेवजह बिलो द बेल्ट वार करने लगते हैं। और बिलो द बेल्ट भी तब वार करते हैं आकर के, मैं बताऊं रूबिका जी आपसे, जब ये पूरी तरीके से खारिज होते जा रहे हैं पब्लिक में। मुख्यमंत्री जी को मठ भेज दिया गया गोरखपुर लड़ने के लिए, बाकी सब लोगों की आपस में सिर्फ फुटअव्वल चल रही है। रीता जी कह रही है कि भाई मेरे से इस्तीफा ले लो, मेरे बेटे को दे दो। सच बात यह कि परिवारवाद की लड़ाई तो इनके यहाँ है सबसे ज्यादा।
हमारे यहाँ परिवारवाद की लड़ाई नहीं है। और इसके बाद एक नागपुर का एक अनुवांशिक परिवार है इनके यहाँ, उस अनुवांशिक परिवार के बारे में ये लोग क्या कहेंगे, जिस परिवार को या तो ये नकारे और या बताएं आज तक। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कुछ सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब देंगे सुधांशु त्रिवेदी, इन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन मेरे दो और मेहमान हैं, मैं जरा उनसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं सुधांशु जी, और उसके बाद आप दोनों ही वक्ताओं का समय लेकर और जवाब दे दीजिएगा। अरुण राजभर जी भी हैं जो कि महासचिव हैं और प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, और संजय निषाद जी भी हैं। संजय निषाद जी, जब आप ये सारी बातें सुन रहे थे तो आपका दिल कहीं धक धक तो नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई ये आरोप तो आप पर भी लगेंगे। जो आरोप लगाने वाले हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि पूरा परिवार लेकर हम लोगों ने रेल पर रोका था, पूरा परिवार लेकर हम अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और हम लोगों ने गोली खाने के लिए सीना ताना था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम दिल्ली में अपनी आवाज़ उठा रहे थे परिवार सहित। हमारे पार्टी के लोग जितने कार्यकर्ता हैं प्रदेश के, जो सब परिवार हैं हमारे वहाँ। हम परिवार सहित हम लोग मिलकर काम करते हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसके पास ज़्यादा अनुभव होगा उसे भेजा जाएगा। एक इंजीनियर प्रवीण निषाद के जाने से इतना दुख है। हम कह रहे हैं हम लोगों ने 30 साल सरकार बनाई सपा और बसपा की, तो इन्हें बता दें कि 3 काम क्या किया हमारे समुदाय के लोगों के लिए कि हम आरक्षण मांगने गए थे। कभी राजस्थान में एक महीना आंदोलन हुआ था, एक डंडे भी नहीं चले थे, और हम 1 घंटे बैठे और गोली चल गई, एक भाई मारा गया, 302 मुलजिम हुआ, 37 लोग की इतनी पिटाई हुई थी, शरीर में कोई जगह बाकी नहीं था, महिलाओं को नंगा करके पीटा गया था, खाली अपने समाज और परिवार के नाते कि ये समाज हमारा परिवार है इसके लिए। तो ये तरीका ठीक नहीं है। हम ये कहते हैं कि अवसर मिलना चाहिए, समाजवाद के नाम पर सभी लोगों को अवसर मिलना चाहिए, सभी जातियों का एक समीकरण होना चाहिए। अगर ऐसा किया होता अपने गुलदस्ते में माननीय अखिलेश, पूरा बात सुन लीजिए, अगर माननीय अखिलेश जी ने किया होता तो आज इन्हें नेता नहीं खोजना पड़ता कि इस जाति का नेता बुलाओ, इस जाति का नेता बुलाओ, इस जाति का नेता बुलाओ। इसके मतलब 30 साल से इन जातियों को कोसों दूर रखा गया। उन जातियों को अगर एक साथ मिलाए होते, गुलदस्ता बनाते समाजवाद के नाम पर कि हम पिछड़ा। आप समाजवाद का जिक्र कर ही रहे हैं और एक बड़ी खबर आ गई है। संजय जी, रोक रही हूँ, इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि ये बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज पर जरा दर्शकों को ये बता दूं कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बात पक्की तौर पर हमें अब मिल चुकी है। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। सीट का सस्पेंस खत्म हो गया है। कल उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि आजमगढ़ की जनता से आशीर्वाद लूंगा। करहल से करीब 1.5 लाख यादव वोटर क्या अखिलेश यादव के साथ खड़े रहेंगे? अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पंकज झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक आपका पहुंचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या है खबर पूरी? रूबिका, क्या हुआ है कि जो सस्पेंस चल रहा था कि वो गुन्नौर से लड़ेंगे या आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे, लेकिन कल से अखिलेश यादव लगातार एक बात का जिक्र जरूर कर रहे थे कि वो योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने से पहले चुनाव लड़ेंगे। उस बात को लेकर के आज समाजवादी पार्टी ऑफिस में मैनपुरी के जिलाध्यक्ष, करहल से जो विधायक है समाजवादी पार्टी के सोवरन सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं अरविंद सिंह, इनके साथ उन्होंने बैठक की और ये फैसला किया कि मैनपुर की जो करहल विधानसभा सीट है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, जहां 20 फरवरी को मतदान होने हैं और गोरखपुर से पहले वहां वोटिंग होगी। तो उन्होंने तय किया है कि मैनपुरी से ही वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, जो पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ने वाले हैं। चूंकि ये यादव बाहुल इलाका है, उनको लगता है ये सुरक्षित सीट है। उनके गृह जिला जो है इटावा, उसके बगल में पड़ती है ये मैनपुरी की विधानसभा सीट। तो अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। रूबिका, इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े लीडर को भी सुरक्षित सीट की क्यों जरूरत पड़ गई, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त कॉन्फिडेंस, चाहे वो भीड़ हो, वो किसी भी इलाके में जा रहे हो, ये अपने आप में बताता है कि वो कहीं से भी अगर चाहते तो चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन सुरक्षित सीट, इसके पीछे क्या वजह? मतलब जीत तो हो ही सकती है, नो डाउट। कई बार सांसद रहे हैं रूबिका, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और आपको पता है बंगाल में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ था। तो जैसे वो इस बार सारा नापतौल देखकर, वोटों का हिसाब करके, उसका गणित लगा करके तब वो उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर कहते थे कि वो उनकी घर वापसी हो गई है, तो
तो एक तरीके से अखिलेश यादव भी अपने घर की तरफ मुड़ चले हैं चुनाव लड़ने को लेकर। चूंकि वो आजमगढ़ के लोकसभा सांसद हैं, इसीलिए ये सोचा जा रहा था, मानकर चला जा रहा था कि वो आजमगढ़ की किसी सीट से लड़ेंगे। वहां के एक विधायक ने कहा भी कि आप आइए और हमारी सीट से लड़िए, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि वो करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। एक और बात जो जनता ये जानना चाहेगी और समझना चाहेगी कि ऐसा क्यों कि वो चाहते थे कि गोरखपुर से पहले वाले किसी इलाके से मैं चुनाव लड़ूं। देखिए, इसके बारे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास दिक्कत ये है कि अखिलेश यादव ही इकलौते चेहरे हैं, वही स्टार प्रचारक भी हैं सबसे बड़े, वही संगठन का काम भी देख रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के जिम्मे है। तो वो चाहते हैं कि अगर पहले वो चुनाव लड़ लेंगे तो जो पूर्वांचल, उनको लगता है कि पूर्वांचल उनकी सबसे मजबूत कड़ी है और अवध का इलाका जहां लगता है कि उनकी पार्टी थोड़ी कमजोर है, तो इस दोनों पर ध्यान दे पाएंगे। ऐसा उन्होंने आज मीटिंग में कहा अखिलेश यादव ने, ये मैं आपको कोट करके बता सकता हूं। हमारे साथ बने रहिएगा, इस पर एक रिएक्शन जल्दी से वो जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब लगभग क्लियर हो गया है, सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि मैनपुरी के ही एक इलाके से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, करहल, जहां पर 1.5 लाख यादव वोटर्स हैं। देखिए, लौट के बबुआ घर को आए, आखिर में उनको अपना जातिगत समीकरण ही सुहाए। अब मैं फिर कहता हूं, कोई जाकर चेक कर ले कि हमारे योगी जी जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं वहां का जातिगत समीकरण क्या है। हमारे मोदी जी जहां से लड़े उनकी बिरादरी के तो उंगली पे गिनने लायक लोग भी नहीं है वहां, वो प्रांत से बाहर आके चुनाव लड़ते हैं। इससे पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी, हैदरगढ़ से चुनाव लड़ते, जाके चेक कर लीजिएगा वहां का जातिगत समीकरण क्या है। यही अंतर है, हमारे यहाँ सब समाज को साथ में लेकर चलते हैं। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें समाजवादी पार्टी के लोग पिछले हफ्ते तक बोल रहे थे, क्यों नहीं किसी गैर यादव ओबीसी डोमिनेंट इलाके से लड़ने की स्थिति होती। और मैं एक और बात बोल दूं, पूर्वांचल से जानते हैं क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? अरे पूर्वांचल में बहुत घमासान हो रहा है, सबको तो पूर्वांचल में ले लिए हैं। राजभर जी का दावा पूर्वांचल में है, स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा पूर्वांचल में है, तारा सिंह चौहान का दावा पूर्वांचल में है। तो अखिलेश जी को पता है कि पूर्वांचल में साइकिल का ठेला बन के मेला होवे नहीं, वहां ठेला होवे जा रहा है। इसलिए उनको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो आखिर में उन्होंने कहा सुरक्षित अपने गढ़ में, यानी जो मैनपुरी, कन्नौज, एटा, इटावा, जो उनका पुराना अपना आजमाया हुआ गढ़ है, उसी से आदमी तो ऐसे में सुधांशु जी सवाल फिर आपके पार्टी से सबसे बड़े चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ से भी किया जा सकता है कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट थे तो वो अयोध्या से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे या मथुरा से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, जैसा अटकलें लगाई जा रही थी। इस पर जवाब दीजिएगा। अरुण राजभर जी, आपका भी नाम यहाँ पर आया, आपके पिता का नाम भी आया। मैं जब लौटूंगा उत्तर प्रदेश में इस वक्त परिवारवाद पे आर पार की लड़ाई चल रही है और इस बीच खबर ये भी आ जाती है कि अखिलेश यादव जो है उन्होंने किस सीट से चुनाव लड़ेंगे वो फैसला कर लिया है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि मैनपुरी को उन्होंने चुना है और वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच सारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण राजभर जी माफी चाहती हूँ, एक तो मैं देरी से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आपने पूरी डिबेट को सुना है, हर किसी के वक्तव्य को सुना है। आप दोनों पार्टियों के बेहद करीब रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो जिनका साथ आपने 3 साल पहले छोड़ दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जिसके करीब इस वक्त आप नजर आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, परिवारवाद कहाँ नहीं है? इनफैक्ट आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं बैठकर, आप भी उन्हीं के पुत्र हैं जिनकी अपनी एक पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर। देखिए रुपका जी, अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं होती तो हम आपके सामने बैठ करके डिबेट नहीं करते। और परिवारवाद कहाँ नहीं है, सभी दलों में परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं माननीय अमित शाह जी, उनके बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन है, पुत्र के होने के वजह से वो बीसीसीआई के चेयरमैन बने। श्री राजनाथ सिंह जो इस समय रक्षा मंत्री हैं, उनके पुत्र पंकज सिंह, वो उनके पुत्र होने के वजह से उनको नोएडा से टिकट मिला हुआ है। स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, उनके पुत्र होने के वजह से उनको टिकट मिला, क्योंकि वो काम कर रहे हैं पार्टी में। अगर वो काम नहीं करते तो टिकट नहीं मिलता। सवाल इस बात का है कि जिस परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी बात करती, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये जिन परिवारवाद माननीय अखिलेश यादव जी जब 5 KD से निकल करके जा रहे थे तो ये गंगा जल से वही 5 KD को धुलवाए थे, क्योंकि वो जाति के यादव थे, क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे, इस नाते गंगा जल से धुलवाए। क्या उस समय अपर्णा यादव का पवित्र नहीं हुई थी? उस समय भी अपवित्र थी, क्योंकि वो उनके परिवार में थी। इनके परिवार में जैसे ही गया वो पवित्र हो गया और राष्ट्रवादी हो गया। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है बड़े पैमाने पर, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चाहे 69,000 शिक्षक मसला हो, चाहे 68,500 का मसला हो, और चाहे हमारे जो उर्दू के शिक्षक भर्ती में इन्होंने घोटाला किया, उत्तर प्रदेश की जनता में जग जाहिर है। इन्होंने जो 2017 में मैनिफेस्टो लाया था कि हम लड़कियों को बीए तक निःशुल्क शिक्षा देंगे, हम तो बार बार इनके साथ रह करके मांग किए कि हम स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा हम देना चाहते हैं ताकि गरीब का भी बच्चा पढ़ाई कर सके। लेकिन इनका धर्म कहां था? हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर था। लेकिन बार बार हम बात कर रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है। जनता महंगाई से निजात चाह रही है, जनता जनजातिवार जनगणना कराना चाहती है, जनता 300 यूनिट फ्री बिजली चाहती है, जनता समाज में एकता चाहती, भाईचारा चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को झांकती नहीं है, दूसरे के कमरे में ज्यादा झांकती है, क्योंकि ये झांकने वाला ज्यादा है। आपका परिवारवाद को सही साबित करने का आपके पास तरीका है, वो डेफिनेशन है। ये आरोप यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के बता रहे हैं और नेताओं के नाम तक गिना दिए जिनके बेटों को आपकी पार्टी ने टिकट दिया है। देखिए, अभी अरुण राजभर जी ने पता नहीं कहां से ये जानकारी ली, गंगा जल जाके धुलवाया गया अखिलेश यादव जी के बारे में, मुझे तो जानकारी नहीं। अरे उल्टा याद करिए, मायावती जी की जान के पीछे जब समाजवादी पार्टी के लोग पड़े थे और मायावती जी का एलानिया बयान है, कोर्ट में दिया गया हलफनामा 1995, उस समय उनको बचाने का काम हम लोगों ने किया। अरुण जी, उस समय भाई अरुण जी अब तक की डिबेट, हाँ अरुण जी एक एक करके देखिए, अब तक की जो डिबेट गई है उससे आप ये समझ गए होंगे कि सबको बोलने का मौका मिला है। जिसको भी तर्क करना है या अपनी बात रखनी है वो अपने बारी का इंतजार करे। एक बार सुधांशु जी पर जो आरोप लगाए उसका जवाब दे दे और फिर मैं आपके पास लौटूंगी। संजय साहब ने भी राजीव राय के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए, उसका जवाब राजीव जी देंगे, लेकिन वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुधांशु जी। हाँ, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब पहली दलित मुख्यमंत्री बनी उस समय उनकी पार्टी के एक विधायक को पकड़कर जातिवाचक संबोधनों के साथ अपमानित करते हुए, धकियाकर गाड़ी में बैठा के पीटते हुए ले जाना और मायावती जी की हत्या करने की साजिश करना, ये सब लिखित में है उनकी पार्टी के द्वारा। तो इसलिए वहां पे अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी गए थे बचाने के। अब आता हूं वर्तमान पे। रूबिका जी, परिवारवाद के ऊपर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई मेरी बात न माने, न यहां पैनल में बैठे किसी व्यक्ति की बात माने, सब जाके चेक कर ले। 1919 आज से 100 साल पहले कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। आज 102 साल के बाद प्रकारांतर से 100 साल तक कोई भी रहे हो, सत्ता का सूत्र एक ही परिवार के हाथ में रहा है। यह होता है परिवारवाद। मुलायम सिंह जी 1989 में मुख्यमंत्री बने, तब वो जनता दल के हिस्से थे। 91 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। आज तक 32 साल के बाद या तो मैं या मेरा बेटा, यह होता है परिवारवाद। इसलिए मैंने यह कहने का प्रयास किया कि जब पार्टी को आप अपने परिवार की जागीर बना लेते हैं, वही याद करिए बिहार में लालू यादव जी गरीब गुरबा की सरकार आखिर में हो गई, वो गरीब गुरबा का परिवार सबसे अमीर परिवार हो गया। और मजे की बात, दलितों, वंचितों, शोषितों की बात करने वाले इन लोगों ने जब सत्ता पाई तो सबसे झटके में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक यही बने, यानी सबसे वंचितों, शोषितों को कहने वाले सबसे अमीर परिवार बन गए। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग शील्ड लेते हैं, आप लोग बात कहते हैं समाज की, लेकिन वो दलहित नहीं होता है, वो अपना परिवार हित होता है जिसके पीछे आप छुपते हैं। हाँ जी, अब ये बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में थी तो 6 डीएम यादव थे, तो ये परिवारवाद का पूरा बाजा बजा रहे थे। आज 21 डीएम ठाकुर हैं और 23 डीएम एसपी हैं। ये परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है क्या? कि क्या एक जाति के लिए सरकार बनाई गई थी? सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं और संजय निषाद जी बैठे हैं। इन्होंने पिछड़ों की बेटी जो फूलन देवी थी उनको इन्होंने कहा डकैत हैं। संजय निषाद उन्हीं के गोद में खेल रहे हैं और कहे थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आज वो आरक्षण की भाषा भी भूल गए और उसी डकैत कहने वालों के चरण में जाकर संजय निषाद जी जवाब दीजिए इसका कि समाज को अपमानित कर दिया। लेकिन ये चीज आप पर भी लागू होगी ना ये पिछड़े समाज। अरुण राजभर जी, ये चीज तो आप पर और आपके पिता पर भी लागू होगी कि आप लोग तब इनके साथ थे, गोद में बैठे हुए थे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। आज इनसे अलग हो गए तो आपको इनका चेहरा काला दिखाई दे रहा है। मैं तो उनके गोद में था तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए था।
मैं समाज को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए था, मैं समाज को निःशुल्क दवाई दिलाने की व्यवस्था में था। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आपने ऐसा कुछ पूरा नहीं किया। और फिर संजय निषाद जी को जाना है, उन्होंने रिक्वेस्ट पर थोड़ा टाइम रुकने की हामी भरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके पास भी एक सवाल का के लिए वक्त निकाल पाऊं। हाँ सुधांशु जी, बस एक लाइन। अरुण राजभर जी, जो आपने फूलन देवी के लिए कहा, ये कहने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिनको नेता मान के 1989 में मुलायम सिंह ने नेता मान के मुख्यमंत्री बने। और ये बताइए, बैंडिट क्वीन फिल्म किसके जमाने में आई थी? मुलायम सिंह के जमाने में आई थी, 1994 में। पूरी दुनिया में प्रचार करवाया था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, और इसलिए अब आ रहा हूं, पिछड़े समाज की बेटी फूलन देवी को, अरे भाई वीपी सिंह को नेता माने थे, अजीत सिंह को पीछे करके वीपी सिंह की कृपा पे मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने थे। वीपी सिंह प्रोजेक्टेड कैंडिडेट थे, मुलायम सिंह प्रोजेक्टेड सीएम नहीं थे 1989 में। बोलिए हाँ या ना, काहे वीपी सिंह को नेता माने थे? काहे वीपी सिंह को नेता माने थे? बोलिए बोलिए। अपमानित करते हैं और आप केवल सत्ता के लिए वीपी सिंह को नेता माने थे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। सत्ता के लिए क्या आपकी आइडियोलॉजी बदल जाती है? बड़ा सवाल है। रुकिए अरुण जी, रुक जाइए, सुधांशु जी रुक जाइए। अब जैसा वादा था संजय निषाद साहब और राजीव राय से संजय निषाद ने कुछ बहुत तगड़े और तीखे सवाल किए। उनका जवाब राजीव जी मैं चाहती हूँ आप दें, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों के लिए संजय निषाद जी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बातें जो आपसे कुछ देर पहले आप कह रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ रिकॉर्ड तोड़ने वाले आप ही थे ना। गोरखपुर से आपने ही अपने बेटे को चुनाव लड़वाया था सपा के साथ मिलकर, उसके बाद आप बीजेपी के पास आ गए। आप इसका पहले देखिए कि प्रचार किया गया कि सपा के से बनाया गया था सांसद, उस पर निषाद पार्टी, पीस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चारों ने मिला गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, ये चारों जगह विजय दिलाया। हम कहते हैं कि जब हम हट गए तो 2019 क्यों नहीं जीत लिए, उससे पहले क्यों नहीं जीत लिए? यही तो झूठ है ना, झूठ प्रचार किया जाता है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा कि पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली समाजवादी पार्टी कभी 10 काम पिछड़ों का रिपोर्ट कार्ड भेज दे तो उसके बाद पिछड़ों के बीच में पिछड़े नेता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कहते 30 साल से सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 27% आरक्षण कैसे उस पर कब्जा किया कि हम लोगों की जाति या और पिछड़ी जात जब थाने में जाती है तो 70 साल से कांग्रेस थी, 30 साल से ये सपा बसपा थी। वो अपने समाज का कोई चपरासी या बाबू ढूंढता है कि मिल जाए तो किसी अधिकारी से मिलकर अपनी बात कर ले, चाहे थाना हो, चाहे बीडीओ विकास खंड हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कहीं हो, हर विभाग में वो अपने लोगों को रास्ता है। साइकिल बटन दबाने के बाद उन्हीं की माँ के कोख से हाकिम पैदा होगा, बाकी के नहीं। मैं पूरा बात कर लूं, दो बात कराएंगे तो से समाज जब जान गया, मैं आपकी बात समझ गई और पूरे दर्शकगण समझ चुके हैं और इसीलिए उसका जवाब राजीव जी से लेना चाह रही हूं मैं। 2014, 17 संजय जी 2000 नहीं, पूरा बात एक बार होना जाने दीजिए। अरुण राजभर जी ने कहा, जो उनके पिताजी ने कहा, भाई जो हाथी साइकिल दबाएगा अपनी माँ बहन की इज्जत लूटेगा। क्या माँ बहन की इज्जत लूटने के लिए वो लोग गए हैं वहाँ? दूसरी बात मैं कहा था फूलन देवी की बात, फूलन देवी समाजवादी पार्टी के समय हत्या हुई थी। कई बार हम मंचों पर कहे कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। जब सदन में मुलायम सिंह की सरकार थी, सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी या उस समय थे तो वो सांसद थे, तो क्यों नहीं आवाज उठाई? बाकी समाजवादी पार्टी के अब आप सवाल पूछते रहेंगे तो जवाब नहीं, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी। संजय जी मैं समझ गई, अब दोनों से जवाब लेने के लिए मुझे वक्त चाहिए आज के दिन में। ठीक है संजय जी मैं समझ गई, मेरे पास वक्त की कमी, आप समझिए ना, फिर वो सवाल रह जाएंगे, जवाब नहीं हो पाएंगे। राजीव राय और उसके बाद अरुण राजभर जी आपके पास आऊंगी। राजीव राय फूलन देवी को न्याय दिलाने के लिए सदन में बोले, न्याय कर रही भारतीय जनता पार्टी के संजय निषाद बिके हुए लोग हैं। ये आसान संजय निषाद जी, आपके जिंदगी का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया कि जिस चीज के लिए आप मर रहे थे, जिस चीज के लिए तरस रहे थे, आपके बेटे को सांसद बना दिया और आप नेता बनकर बोलने लायक हो गए। नहीं तो उसी तरह मारे फिर रहे होते। जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिस सामाजिक न्याय, तभी तो हमारे चरणों में आ गए थे, तभी तो हमारे चरणों में आ गए थे। आप चुप रहिए ना, चुप रहिए। मैं आखिरी 20 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी को देना चाहती हूँ, पूरा टाइम वो इंतजार करते रहे। सुरेंद्र जी 20 सेकंड जवाब दीजिए ना।
जी, जवाब बीस दीजिए। एक सेकंड। महीने गुर्जर आंदोलन था, उसमें कोई गोली नहीं चली। 1 घंटा में गोली चलवाया, 7 लोगों हम लोगों को 37 लोग जेल भजवाया। बताइए, फर्जी मुकदमा करवाया और उसके बाद हाँ सुरेंद्र जी, जो सबसे बड़ी बात अभी सुधांशु ने 2 बातें कही। पहली चीज, 1919 से लेकर 2019 तक मात्र 5 अध्यक्ष हमारे गांधी परिवार के थे, 50 अध्यक्ष बाहर के थे, पढ़ लिख करके आया करें। 1925 से आज तक जनसंघ हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सारे के सारे नागपुर वंशी अध्यक्ष थे। दूसरी बात, विश्वनाथ प्रताप सिंह की ये बात कर रहे थे तो डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी बहुत दिनों बाद एबीपी पर आए हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए, उसी वीपी सिंह की गवर्नमेंट के तलवे चाट रही थी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। आप जिस परिवारवाद के नाम पर आप क्यों इतना गुस्सा होने लगते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ। सुधांशु जी, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चाहती थी कि इसका जवाब जो है आपको वाकई दिया जाए, लेकिन सच ये है कि परिवारवाद अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो आपकी पार्टी में है, और वो गिरेबान में आपको झांक कर देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।